Hi, dear students. As you know, we have started a series of P5 questions, and after experimental designing, we're going to talk about statistical tests in your P5. In our last video, we were talking about experimental designing, which is, almost like 50% of the whole P5 paper. And now we will focus on the rest of 50% paper of your P5, in which you need to know about statistical tests. Mostly biology students, they are quite scared of mathematics and calculations, but believe me, these statistical tests, they're very easy. You don't need to memorize any formula in it, and you just need to know कि जब आप इसको अप्लाई करते हो, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो, जब आपके पास डाटा आता है, बिलीव मी, आपको अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी इन एल्गोरिदम्स और इन कैलकुलेशंस में नहीं जाना पड़ेगा. You'll have softwares, you'll put in all the data, AI का दौर है. But since it's your starting, तो आपको इसकी बेस पता होनी चाहिए. That's why we are teaching you, और ये आपकी कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है. सो हमारे पास टोटल 5 स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स हैं, और फर्स्ट टेस्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अ chi-square टेस्ट. chi-square टेस्ट हमेशा एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपके पास एक कॉइन है और आप उसको फ्लिप करते हो, what is the probability of having a head or a tail? That is 50%. आपके पास 50% चांस है कि हेड आएगा, and you have a 50% chance that you can get a tail. Now, if you are getting a head and a tail, what is the probability of the results अगर आप इस कॉइन को 10 टाइम्स फ्लिप करो? मे बी थ्योरी तो ये कहती है कि आपके पास 5 टाइम्स हेड और 5 टाइम्स टेल आना चाहिए. सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपके पास 5 टाइम्स हेड और 5 टाइम्स टेल आए. हो सकता है आपके पास 7 टाइम्स हेड और 3 टाइम्स टेल आ जाए. हो सकता है आपके पास 10 के 10 टाइम्स हेड आ जाए. हो सकता है कुछ और रिजल्ट आए. बट इफ यू फ्लिप योर कॉइन फॉर 100 टाइम्स, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो आपकी एक्सपेक्टेड रेशो है, आपके रिजल्ट्स उस एक्सपेक्टेड रेशो के पास पास आने चाहिए. मे बी 480 टाइम्स हेड आ जाए, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट अ टेल. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अगर आप अपने कॉइन को 20 टाइम्स फ्लिप करते हो, एंड यू आर गेटिंग 9 टाइम्स हेड एंड 11 टाइम्स टेल, वुड यू एक्सेप्ट दिस रिजल्ट? आई एम श्योर यू विल. But if you flip your coin for 20 times and you are getting 17 times head and 3 times tail, then you are not going to accept that data. Manually, logically, अपने IQ से इस तरह के डाटा को कंपेयर करना, इट मेक्स सेंस. बट व्हेन यू हैव अ लार्ज सेट ऑफ डाटा, तब आप अपने IQ से, तब आप अपनी जनरल इंटेलिजेंस से ऐसे कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंच सकते. इनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास chi-square टेस्ट होता है. लेट्स टॉक अबाउट इट. तो हमने आपको ये बताया कि अगर आपके पास एक कॉइन है, इसकी एक साइड पर हेड है और दूसरी साइड पे टेल है, एंड यू हैव अ 50% चांस ऑफ हेड और टेल, और अगर आप इसको 20 टाइम्स फ्लिप करते हो और आपके पास 9 टाइम्स हेड आता है एंड 11 टाइम्स टेल आती है, तो आपके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन अगर आप इसको 20 टाइम्स टॉस करते हो और आपके पास 17 टाइम्स हेड आता है और 3 टाइम्स टेल आती है, तो यहाँ पर आप डूबियस हो जाओगे, यहाँ पर आपके जहन में कन्फ्यूजन आ जाएगी. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जब हम जेनेटिक्स के टेस्ट्स करते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वेरी क्विक एग्जाम्पल. हमारे पास इफ़ वी हैव 2 हेट्रोजाइगस एनिमल्स, हमारे पास large H, capital H is a dominant allele and small h is an recessive allele. और हमारे पास, making a Punnett square, so we have a probability of homozygous dominants, heterozygous dominants and homozygous recessives. So ये एक एक बॉक्स 25% probability कैरी कर रहा है. 25%, 25%, और ये भी हमारे पास 25% है. Now if we talk about their phenotype, so for example, if capital H was a long height and small h was a
समथिंग विच वॉज हैविंग अ शॉर्ट हाइट, तो हमारे पास यहाँ पे फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपके पास 75% लॉन्ग हाइट ऑर्गेनिजम्स आने चाहिए एंड 25% शॉर्ट हाइट के ऑर्गेनिजम्स आने चाहिए। ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन का टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म 100 बेबीज प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक ऑर्गेनिज्म 100 बेबीज प्रोड्यूस कर रहा है एंड आउट ऑफ दैट 100 बेबीज हमारे पास ऑलमोस्ट 75 बेबीज लॉन्ग आने चाहिए एंड 25 बेबीज शॉर्ट आने चाहिए। रिमेंबर, दिस इज आर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर आपके पास ये कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो टू मच बेबीज प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करता है, और अगर वो 100 बेबीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपके पास 75 लॉन्ग हाइट वाले बेबीज आने चाहिए और 25 शॉर्ट हाइट वाले। लेट मी गिव यू टू सिचुएशंस। आपके पास एक सिचुएशन वन है जिसमें आपके पास जो टॉल बेबीज आ रहे हैं और जो शॉर्ट बेबीज आ रहे हैं, आपके पास शॉर्ट बेबीज आ रहे हैं 45 और आपके पास जो लॉन्ग बेबीज आ रहे हैं दे आर 55. This is situation 1. Let me give you a situation 2, जिसके अंदर आपके पास 90 लॉन्ग और 10 शॉर्ट आ रहे हैं। Let me give you another situation. This is situation 3, जहां आपके पास 72 एंड 28 का फिगर आ रहा है। If I give you an option to decide in between these situations, और मैं आपसे कहता हूं कि आप बताओ इनमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल आपको कौन सी लग रही है, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल सिलेक्ट दिस सिचुएशन 3, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ऑब्जर्व वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बहुत ज़्यादा करीब आ रही। सो हमारे पास यहाँ पर ये वाली जो तीनों वैल्यूज हमने आपको सिचुएशंस में बताई, ये हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। और ये जो हमारे पास आउट ऑफ 100 बेबीज, ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज। हम काय स्केल टेस्ट में इस बात का फैसला करते हैं कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यूज से कितनी डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंस बाय चांस आ गया या देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ अ सिलेक्शन प्रेशर और अ टेक्निकल थिंग दैट इज एक्टिंग बिहाइंड दैट। यानी हमारा ये जो डिफरेंस आ रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 3:1 थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 बच्चों में से एक बच्चा रिसेसिव होना चाहिए और 3 बच्चे डोमिनेंट होने चाहिए, लेकिन आपको 3 बच्चे रिसेसिव टाइप के मिल गए और एक बच्चा डोमिनेंट मिला। अब टेस्ट अप्लाई होगा और टेस्ट ये फैसला करेगा कि ये जो रिजल्ट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या बाय चांस आ रहा है और हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जरूर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट अ टेस्ट। आई एम गोइंग टू टेक अ डाटा फ्रॉम योर बुक। हमारे पास यहाँ एक डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म हुआ और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपके पास जो 4 कैटेगरीज बन रही हैं, इसमें पर्पल कट, आई एम श्योर अगर आपने अपने स्कूल में ये पढ़ा है या हमारी वीडियो से देखा है तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। ये पर्पल कट एक पेरेंटल, बाय द वे अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की वीडियो का एक लिंक डाला हुआ है, यू कैन गो और आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो हमारे पास दिस इज अ पेरेंटल टाइप, और ये जो ग्रीन पोटैटो है दिस इज ऑल्सो अ पेरेंटल टाइप, राइट। और ये जो दोनों टाइप्स हैं हमारे पास जो सेंटर में आ रही हैं, दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। नाउ हमारे पास जो टोटल ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, टोटल ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए, ये थे 144। आउट ऑफ दिस 144 ऑफस्प्रिंग्स हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं?
आउट ऑफ दीज 144 ऑफ स्प्रिंग्स हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए जिस रेशो में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी 16 है और हमारे पास जो पर्पल कट है वो 9:16 आना चाहिए। सो हम 9 डिवाइडेड बाय 16 इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि यहां पर जो बेबीज हुए उसमें 81 पर्पल कट आने चाहिए थे, 27 पर्पल पोटैटो आने चाहिए थे, 27 ग्रीन कट आने चाहिए थे और 9 ग्रीन पोटैटो आने चाहिए थे। ये ग्रीन पोटैटो बिल्कुल ही रिसेसिव टाइप है। सो हमारे पास यहां पर जो वैल्यूज आ चुकी हैं ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। अब हमें डाटा में हमेशा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी जाएंगी। देखिए ऑब्जर्व में जब देखा गया तो पर्पल कट 86 थे, होने कितने चाहिए थे 81, दे आर 86, सीम टू बी क्वाइट क्लोज। 27 हमारे पास कितने आए हैं, वी हैव 24, देन अगेन 27 वी हैव 26 एंड 9 द मोस्ट रिसेसिव थिंग 9 एंड वी आर गेटिंग 8। आई नो मोस्ट ऑफ यू आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमें देखते ही नजर आ रहा है कि ये बहुत ही क्लोज डाटा है। आपके बुक ऑथर ने मैरी जॉन्स ने ये जानबूझकर ऐसी एग्जांपल उठाई है जिसमें बिल्कुल क्लियर एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं उसको आप स्टैट्स में से पास करके देख सको और आपको समझ आ सके। याद रखिएगा हम जब भी कास्केड टेस्ट परफॉर्म करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ नल हाइपोथेसिस एंड दिस नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन these two sets of data. Now let's talk about it. We have a formula to obtain the value of this chi-square, and this formula is chi-square is summation of observed minus expected values ka square divided by the expected value. It is a sum of this formula. You don't need to remember this formula, they're always going to give it to you. बस लेकिन अगर करना पड़ भी जाए, अगर आपको शौक है तो ये कोई इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज वो आपको हमेशा गिवन होती हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज वो आपको हमेशा कैलकुलेट करनी होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। नाउ यू नीड टू डू इट दिस वे। हमारे पास वन बाय वन इसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। हमारे पास पर्पल स्टेम की 86 ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, रेशो 9 होनी चाहिए थी और एक्सपेक्टेड नंबर 81 था। What you will do is you will do observed minus expected और आपके पास आंसर आ रहा है +5. Then you did need to take a square of it. When you take a square of it, it is 25. And when you will divide it by expected value, expected number क्या था आपके पास 81, तो हम क्या करेंगे इस 25 को at the end we will divide it by 81. So जब हम इसको 81 से divide करेंगे तो we are getting this figure. Similarly, for purple stems we are getting 0.04, then green stems we are getting 0.33 and green stem potato leaves we are getting a value of 0.11. So it's very simple 5 क्लास का मैथमेटिक्स है, इसके अंदर कोई डिटेल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। अब बेटे आपने इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करना है बिकॉज chi-square की वैल्यू इज अ समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास एक वैल्यू आ गई विच इज 0.79। यहां पर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाएंगे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो द वैल्यू इज 0.79। नाउ वी नीड टू कंपेयर दिस वैल्यू ऑफ chi-square इन अ प्रोबेबिलिटी टेबल। हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी टेबल दिया जाएगा एंड यू नीड टू जस्ट लर्न वन थिंग, हाउ टू रीड दैट प्रोबेबिलिटी टेबल। Probability table में, as you can see on your screen, in your probability table, we have two things. Number one, we have degrees of freedom. And then we have a probability chart which states that greater than what. याद रखो एक बात अपने पल्ले बांध लें कि आप जेनेटिक्स की जितनी भी टेस्ट करेंगे उसमें आप यू आर ऑलवेज गोइंग टू see the results in probability 0.05. 0.05 states that you can accept a 5% of error in the results. That means you will be 95% sure about your data, about your results. When we are talking about genetics, we have to give a 5% error because ये एक समंदर, ये बहुत ही
एंडलेस प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज की साइंस है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मेसी, अगर हम कोई केमिकल स्पेसिफिकेशंस बना रहे हैं, अगर कोई हम इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम 5% एरर नहीं, वहाँ पर हम 0.05% एरर का चांस भी नहीं रखते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा एरिया ऑफ लाइफ साइंसेज सेलेक्ट कर रहे हो। सो रिमेंबर, आप हमेशा अपने जेनेटिक्स के टेस्ट्स के रिजल्ट्स को 0.05 वाले प्रोबेबिलिटी टेबल में देखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका फॉर्मूला होता है n-1, n-1, n is the total number of categories that you are including। हमारे पास यहां आप देखिए कितनी कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3 and 4। we have 4 categories, so 4 minus 1 is 3। अब ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर हम आपको इस डिटेल में समझाने के लिए ले जाएं कि प्रोबेबिलिटी टेबल की ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं या कैसे बनी, तो ये प्योर स्टैटिस्टिशियंस का काम है। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। हमें सिर्फ इस टेस्ट को यूज करना है और अपने रिजल्ट को एनालाइज करना है, बिकॉज वी आर इन एन एनालिसिस पार्ट। हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ आ रही है दैट इज 3, और 3 को अगर हम 0.05 में देखें तो द वैल्यू इज 7.82। नाउ वी हैव टू कंपेयर आवर वैल्यू। हमारी वैल्यू थी 0.79, 0.79। अब बेटे सिंपल सी बात है, अगर आवर वैल्यू if our chi-square value is greater than this value जो कि हमें प्रोबेबिलिटी टेबल में मिली है 7.82, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास देर आर सम फैक्टर्स विच आर प्लेइंग देयर रोल, और ये जो डिफरेंस इन रिजल्ट्स है ये बाय चांस नहीं है। देर इज समथिंग दैट वी नीड टू कंसिडर, देर इज समथिंग दैट वी नीड टू रिसर्च, राइट? एंड इफ दिस वैल्यू इज लोअर देन 7.82 or equal to 7.82, then we will accept this data. Then we will reject the null hypothesis, we'll accept the hypothesis, right? Accept this data, और हम कहेंगे कि the difference is only by chance। ये डिफरेंस सिर्फ बाय चांस आया है बिकॉज दिस डाटा इज एक्सेप्टेबल। अब यहां पर जब हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट ने इसको प्रूव कर दिया कि डाटा हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेट्स गिव इट अ ग्लांस। ये देखिए, ये डाटा आपने पहले भी एक्सेप्ट कर लिया था। पर्पल कट 81 आने चाहिए थे, 86 थे। पर्पल पोटैटो 27 आने चाहिए थे, 24 थे। ग्रीन कट 27 आने चाहिए थे, आपके पास 26 थे। ग्रीन पोटैटो 9 आने चाहिए थे, आपके पास 8 थे। तो डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं था। आप इसको विद योर कॉमन सेंस, आप अपने जनरल इंटेलेक्ट से भी इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, और हमारे पास काय स्केयर की वैल्यू, हमारी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, उससे बहुत ही ज़्यादा छोटी आई है। इससे हमें एक और बात पता चलती है, अगर हमारी काय स्केयर की वैल्यू हमारी कंपैरिजन वाली वैल्यू से जितनी ज़्यादा छोटी होगी, इसका मतलब ये कि हमारा रिजल्ट उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर ये उससे बड़ी हो जाती है तो फिर इसका मतलब हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक डाटा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपके सामने ये टेबल रख रहा हूं जो कि आपकी मैरी जॉन्स वाली बुक में भी मौजूद है। आप बेटे इस टेबल को यूटिलाइज करें, और जो डाटा मैंने आपको दिया जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, आप उसका कास्केड टेस्ट परफॉर्म कीजिए, और नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा कि ये डाटा एक्सेप्टेबल था या नहीं। अल्लाह हाफिज़।